राष्ट्रीय प्रतीक यानी हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह हमारे देश के राष्ट्रीय एकता और अखंडता, शांति, सद्भावना, सहयोग, प्रगति और देश के प्रति एक अद्भुत लगाव उत्पन्न करती है। और यह सूचक जो है हमारे इस राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह के सूचक को माना जाता है। आज मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद अपने छोटी सी पहल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम में आप सबके समक्ष मैं आज उपस्थित हूं अपनी एक नई टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह, जिसका इंग्लिश होता है आवर नेशनल सिंबल्स। जिसमें मैंने लिखा कि राष्ट्रीय प्रतीक, और यहाँ पर मैंने एक एरो बनाया जिसमें लिखा है कि राष्ट्रीय, सबसे पहली हमारी जो राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह जो है हमारी राष्ट्रीय पहचान है। हमारी क्या है, एक देश की एक पहचान है। और किस रूप में है, तो ये हमारी संस्कृति और प्राकृतिक के रूप में है। संस्कृति और प्राकृतिक के रूप में जो हमें अच्छी बनाए, अच्छे ढांचे के रूप में जो ढालना सिखलाए वह संस्कृति है। और प्राकृतिक जो वह है जो हमें उपजना सिखलाती है। तो हमारी संस्कृति और प्राकृतिक यह हमारी पहचान है और यह हमारी जो है राष्ट्रीय प्रतीक है। संस्कृति के रूप में हमारा गीत हो गया, हमारा गान हो गया, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो गया। और प्राकृतिक के रूप में हमारी नदी हो गई, पशु हो गए, वृक्ष हो गए, जलीय जीव हो गए, और हमारी धरोहर हो गए, वनस्पति हो गए, और राष्ट्रीय पक्षी हो गए, हमारे सरीसृप हो गए। ये हमारी प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक उपज है। और इन्हें अपनी युवा पीढ़ी के लिए इन्हें बचाना जरूरी है और इन संदेशों को अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है। अगली जो है हमारी राष्ट्रीय प्रतीक जो है हमारी राष्ट्रीय गौरव और भक्ति की भावना का संचार करती है हमारे देश के प्रति। हमारे देश में जो भी महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, वह हमारी गौरव को गौरवान्वित करती है और हमें ऐसी एक भक्ति की भावना हमें पैदा करती है, हमारे शरीर में उसको संचारित करती है कि हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को अपनी युवा पीढ़ी के लिए उन्हें संरक्षित रखने का मौका देती है। अगला जो है हमारी जो राष्ट्रीय जो प्रतीक जो है हमें अपने देश के लिए हमें शांति से रहना सिखलाती है। सद्भावना, हम दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखें, हम दूसरे के कार्यों में सहयोग रखें और देश के प्रति हम अपने एक कर्तव्य रखें कि हम देश के प्रगति में सहयोगी बनेंगे और देश के प्रति एक अद्भुत लगाव पैदा करेंगे। यह हमारी यह जो है राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमें सिखलाती है। अगला जो है हमारे जो राष्ट्रीय जो प्रतीक या चिन्ह जो है जो इसके गुण जो है, जो जिसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है, हम किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, संप्रदाय के हों या किसी भी देश के हों, अगर भारत में है हाँ तो हम उस राष्ट्रीय ध्वज के नीचे 15 अगस्त यानी 26 जनवरी को हम एक साथ खड़ा होकर अपने देश की रक्षा और अखंडता और शांति सद्भाव के लिए हम संकल्प लेते हैं। तो ये हमारी यह पहचान है और इनके गुण जो है उनको हम अपने जीवन में अनुसरण करें और उतारें और वैसा अपने स्वभाव को बनाएं कि हमारा हम दूसरे को कल्याण कर सकें। और इन गुणों को अपने युवा पीढ़ी को हमें बताना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी जो है इसको बताना चाहिए और इन जो भी वस्तुएं जो है इनको संरक्षित करें। जो भी हमारे पशु हैं, जो भी राष्ट्रीय गीत है, फल है, वृक्ष है, इनको अपने युवा पीढ़ी के लिए संरक्षित करें कि वे लोग भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह को वे जानें और उसके जो गुण जो है वो उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो हमने लिखा है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह जो है निम्न है, इससे आगे भी चिन्ह हो सकते हैं। तो हमने जो लिखा है, हमने सबसे पहले लिखा कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह जो है राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय मुद्रा है, राष्ट्रीय धरोहर पशु है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय वनस्पति है और निष्ठा के शपथ हैं और राष्ट्रीय पक्षी हैं और इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो हम इस पर चर्चा हम लोग करेंगे
बोर्ड पर चलते हैं, जानते हैं। पहला हमारा चिन्ह जो है जिसका नाम है राष्ट्रीय ध्वज या झंडा, जिसको अंग्रेजी में नेशनल फ्लैग के नाम से हम लोग जानते हैं, और नेशनल फ्लैग जो है जिसको हम लोग तिरंगा के नाम से जानते हैं। 3 रंग का जो हमारा झंडा जो है जिसको हम लोग तिरंगे के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया, जिसमें 3 पट्टियां हैं। 3 पट्टियों में सबसे ऊपर जो है केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और नीचे हरा है। बीच में अशोक चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं, और 24 तिलियां जो है हमें समय के प्रति निष्ठावान रहने की बात बताती है कि हम जैसे समय चलता है वैसे हमें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। और गौतम बुद्ध के अनुसार जो हमारे जीवन के जो 24 शील जो हैं, उन 24 स्वभाव जो हैं, 24 संदेश जो है जो देते हैं, हमें जीवन में उसको अपनाना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारा जो हमारा राष्ट्रीय जो झंडा जो है, जो तिरंगा जो है, उसका अनुपात जो है 2:3 है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो झंडा जो है हमारा, जो झंडा जो है वह पहली बार ही नहीं बना, बल्कि यह 7वीं बार इसको पिगली वेंकैया नंद के द्वारा इसको अच्छा रूप में दिया गया। जो बीच में चरखा जो था उस चरखा को हटाया गया और हटाकर वहाँ अशोक चक्र को दिया गया और उसको एक नया रूप दिया गया। और इस देने का काम जो है ये आंध्र प्रदेश के जो निवासी जो थे, जिनका नाम था स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जो थे, जिनका नाम था पिगली वेंकैया नंद, इन्होंने 7वीं बार अंतिम चरण में 22 जुलाई 1947 के पहले इन्होंने उसका एक असली रूप दिया, और तब जाकर झंडा इस रूप में आया। पहली बार उस झंडा को बनाने का काम जो है हमारे जो भारत के जो संत महापुरुष जो थे, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद, और उनकी शिष्या जो थी भगिनी नवोदिता के द्वारा, जो बंगाल विभाजन जो हुआ, उस विभाजन में अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि भारत के जो लोग जो हैं वह टूट गए हैं, और टूटने के बाद जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जो है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन भगिनी नवोदिता की सोच थी कि हम एक राष्ट्रीय ध्वज के बैनर तले अंग्रेजों को यह दिखाने का कोशिश करें कि हम में वही एकता है, वही साहस है, वही जोश है। हम अपने देश की स्वतंत्रता जो संग्राम जो है उस लड़ाई को हम लड़ेंगे और अपने देश को हम स्वतंत्र कराएंगे। और इसीलिए पहली बार यह जो थी, यह कलकत्ता में यह झंडा फहराया गया। जो फारसी बगान जो चौक जो है वहां पर झंडा फहराया गया, और उस समय उस झंडा फहराने का काम जो है स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी नवोदिता ने उस झंडे को फहराया। वह झंडा जो था उस रूप में नहीं था, बल्कि इस झंडे को 6वीं बार उसमें परिवर्तन किया गया, और लास्ट परिवर्तन करने वाले जिनका नाम है पिगली वेंकैया नंद ने इसमें लास्ट परिवर्तन किया, और वह परिवर्तन जो है अभी तक वही झंडा हम लोग फहरा रहे हैं। और इसमें जो अशोक चक्र जो है, यह अशोक चक्र जो है बनारस के कुछ दूरी पर सारनाथ जगह है, और सारनाथ जगह पर अशोक स्तंभ है, और उसी अशोक स्तंभ के बीच में जो है अशोक चक्र है, जिसको हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय झंडे में उसको रखा, क्योंकि यह 2 तरह के संदेश देते हैं। एक तो समय जैसे चलता है हमें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, अगर हम कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे तो हमारी उन्नति होगी। दूसरे, गौतम बुद्ध ने बताया कि हमें जो शील के जो 24 जो गुण जो हैं उन गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो अगर जो उतारता है वही सही मानव में, सही अर्थ में वह मानव है। अगला जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है, जिसको अंग्रेजी में हम नेशनल सिंबल के नाम से जानते हैं, और नेशनल सिंबल जो है अशोक स्तंभ है। और जो अशोक स्तंभ जो है जिसके ऊपर जो है, जिस पर 4 शेर दिखाई पड़ते हैं। एक शेर जो है उसका मुंह जो है पीछे है, जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं पड़ता है। हमें 3 ही शेर दिखाई देते हैं। शेर जो है वह भारत के शौर्य के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है, निर्भीकता के प्रतीक है, जोश के प्रतीक है, गौरव के प्रतीक है। और इस प्रतीक स्वरूप जो है वह इस अशोक स्तंभ को लिया गया, और आगे नीचे उसके नीचे जो है हाथी है, सांड है, और सिंह का जो है वह चित्र जो है, और नीचे है बीच में जो है हमारा अशोक चक्र है। और इस अशोक चक्र का एक और नाम हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है धर्म चक्र। धर्म चक्र के नाम से हम लोग इस अशोक चक्र को हम लोग जानते हैं।
अगला जो हमारा प्रतीक जो है, जिसका नाम है राष्ट्रीय वाक्य या राष्ट्रीय नारा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग नेशनल स्लोगन के नाम से जानते हैं। और यह नेशनल स्लोगन जो है हर ऑफिस में, हर जगह जहां यह अपनी अच्छाई का प्रतीक हम सूचक लोगों को संदेश देने का काम करते हैं, वहां लगा रहता है। और वहां एक ही शब्द लिखा जाता है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय होती है। सत्य की विजय हमेशा होती है, भले सत्य जो है कुछ देर के लिए ओझल हो जाए, लेकिन सत्य की विजय अंत में होती है। चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो या जो भी हो, जहां न्याय को अन्याय से दबाया गया, लेकिन अंत में सत्य की विजय होती है। और इसीलिए इसको लिखा गया है सत्यमेव जयते। और यह जो है सत्यमेव जयते, यह वाक्य जो है एक हम लोगों का उपनिषद है, जिस उपनिषद का नाम जो है मुंडो उपनिषद है। क्या नाम है? मुंडो उपनिषद है। और उसी उपनिषद से इस वाक्य को लिया गया, जिसका वाक्य जो है सत्यमेव जयते है। और इस वाक्य को किस लिपि में उसमें लिखा गया है, तो उस लिपि का नाम है देवनागरी। देवनागरी लिपि में इसको उद्धृत किया गया और देवनागरी लिपि में ही इसको यहाँ भी लिखा गया, जिसको लिखा गया सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय होती है। अगला जो हमारा प्रतीक जो है, जिसका नाम है राष्ट्रीय गान। और राष्ट्रीय गान जो है, जिसको अंग्रेजी में नेशनल एंथम के नाम से जानते हैं। और नेशनल एंथम जो है, यह हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का यह सूचक है। हम इस तरह हमारे विद्यालयों में प्रेयर में ये संदेश जो है दिए जाते हैं, जिससे हमारी एकता और अखंडता टूटे नहीं, वह हमेशा एक सूत्र में बंधा रहे। और यह हमारा राष्ट्रीय गान जो है, जिसका नाम है जन गण मन अधिनायक जय हे भारती भाग्य विधाता। तो यह हमारा राष्ट्रीय एंथम है। और इसको लिखने का काम जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना एक नोवेल लिखे और उसका नाम था गीतांजलि। और गीतांजलि में उन्होंने इसको बांग्ला में उन्होंने लिखा, बांग्ला भाषा में उन्होंने लिखने का काम किया। और इसको लिखने के बाद उन्होंने 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ था, उस अधिवेशन में उन्होंने इस गान को उन्होंने वहां गाया। और यह गान जो था, यह देश के लिए अच्छा लगा। देश के राष्ट्रभक्ति समर्पण की भावना से, दृष्टिकोण से यह गान अच्छा था। और इसीलिए इसको राष्ट्रीय गान की इसको उपाधि दी गई और इसे अपनाया गया। और यह गान जो है, गाने का जो समय जो है 52 सेकंड है। हम इसको 52 सेकंड में गा सकते हैं। अगला जो है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत जो है, जिसको अंग्रेजी में नेशनल सॉन्ग के नाम से जानते हैं। और नेशनल सॉन्ग जो है, जिसको हम लोग वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो ये हमारा जो है यह राष्ट्रीय सॉन्ग है। और इसको लिखने का काम जो है इसको आनंद मठ में लिखा गया। और आनंद मठ के लेखक जो थे, जिसका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी देश के एक स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे। और वे चाहते थे कि देश जो है वह जल्द से जल्द स्वतंत्र हो जाए। और उसी दृष्टिकोण से उन्होंने आनंद मठ की रचना की। और जो उन्होंने आनंद मठ की जो रचना की, उन्होंने उसको संस्कृत भाषा में लिखा। आनंद मठ जो है उसको संस्कृत भाषा में लिखा। और उन्होंने भी 1896 ईस्वी में उन्होंने जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ, उस अधिवेशन में उन्होंने इस गीत को गाया। यह गीत सुनने में और देखने में ऐसा लगा कि स्वतंत्रता संग्राम अगर की लड़ाई जीतनी है, तो यह गान जो है उसके लिए यह गान जो है उचित है। और यह देश के स्वतंत्रता सेनानियों में यह एक जोश भरने का यह काम करती थी, लोगों के सोच को बदलने का काम करती थी, लोगों के दिमाग में यह बताती थी कि भारत माता के अलावे कुछ नहीं है। और इसीलिए इसको राष्ट्रगीत की इसकी उपाधि दी गई, जिसके रचयिता जो है बंकिम चटर्जी है। इसको आनंद मठ में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया। और 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इस गीत को गाया गया। और यह गीत जो है, जिसका नाम है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, बाद में यह गीत जो है
भारत की राष्ट्रीय संग्राम के लिए यह प्रेरणा स्रोत के रूप में बन गई और उस समय से इस गीत को राष्ट्रीय गीत के रूप में माना जाता है। हमारा अगला राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय पशु है। क्या नाम है? राष्ट्रीय पशु, जिसको अंग्रेजी में नेशनल एनिमल के नाम से हम लोग जानते हैं। नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु। तो हमारा राष्ट्रीय पशु जो है, जिसे हम लोग बाघ को मानते हैं, क्या नाम है? बाघ। बाघ जो है राष्ट्रीय पशु हम लोग मानते हैं। और चूंकि भारत में बाघ की 8 प्रजातियां पाई जाती है और उस 8 प्रजातियों में जो पैंथरा प्रजाति का जो बाघ होता है वह भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। बाघ जो है साहस, निर्भीकता, शौर्य, गौरव के लिए भाग सूचक माना जाता है। चाहे साहस हो, निर्भीकता हो, शौर्य हो, गौरव के लिए यह सूचक माना जाता है। और इसको जब बाघों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी, भारत में जब बाघों की संख्या घटने लगी तो भारत के लोगों ने यह सोचा कि अपने युवा पीढ़ी को बाघों से अवगत कैसे कराया जाए। तो उन्होंने अप्रैल 73 से इनको संरक्षण करने का इन्होंने काम शुरू किया और इन लोगों ने बाघों के लिए संरक्षित वन अभयारण्य बनाने की इन्होंने बात सोची और यह उन वन अभयारण्य में बाघ को संरक्षित किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वह विदेश से बाघों को भारत लाने का उन्होंने काम किया, क्योंकि वे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के पशु हैं और उन्हें भारत में होना जरूरी है, जिससे कि और लोगों के उससे साहस, निर्भीकता, शौर्य और गौरव का उन्हें संदेश मिल सके। अगला जो हमारा जो सूचक जो है जिसका नाम है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी का इंग्लिश होता है नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड और नेशनल बर्ड जो है मोर को माना जाता है। मोर जो है भारत भर में सुंदरता का सूचक माना जाता है, सुंदरता के लिए माना जाता है। मोर जैसा सुंदर पक्षी दूसरा कोई नहीं है और इस लिहाज से मोर को राष्ट्रीय पक्षी के सूची में रखा गया। मोर जो है भारत के सभी स्थानों पर पाया जाता है। मोर जो है भारत के सभी स्थानों पर पाया जाता है। भारत के अधिकतर क्षेत्रों में मोर पाया जाता है और मोर जो है जो मौसम जो परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन का वह सूचक माना जाता है। वर्षा का वाहक माना जाता है। वर्षा होने की सूचना उसे पहले मिल जाती है और वर्षा होने की सूचना पर अपने पंखों को फैलाकर जोर जोर से वह नाचता है और बारिश को बुलाने का वह काम करता है। वेद पुराणों में भी इस पक्षी को पवित्र पक्षी की संज्ञा दी गई है और इसीलिए भारत के लोगों ने इस पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी की उपमा दी। अगला जो है राष्ट्रीय फूल, जिसको हम लोग नेशनल फ्लावर्स के नाम से हम लोग जानते हैं और नेशनल फ्लावर जो है जिसको कमल के नाम से हम लोग जानते हैं। कमल जो है भारत की कला संस्कृति का यह सूचक माना जाता है, यह संदेशवाहक माना जाता है और विद्या की देवी माँ सरस्वती का यह प्रिय फूल है। वेद पुराणों में भी इस फूल को पवित्र फूल के रूप में माना जाता है और इसीलिए इसे राष्ट्रीय फूल माना गया। अगला जो है राष्ट्रीय वृक्ष, जिसको नेशनल ट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष जिसको नेशनल ट्री कहा जाता है और नेशनल ट्री जो है बरगद है। बरगद जो है बरगद आप देखे होंगे, बरगद जो होता है उसकी शाखाएं जो है वह फैली हुई होती है और उसके तनाएं जो है वह नीचे आते हैं। तो यह व्यक्ति के यश और कृति का यह सूचक होता है। यह बताता है कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पर अच्छा से काम करता है तो उसकी कृति और यश जो है उसी तरह फैलती है। जैसे बरगद की शाखाएं फैलती है वैसे उसकी कृति और यश जो है उसकी फैलती है, चाहे उसके ऊपरी आवरण फैले या उसके धरातल पर जो उसकी प्रतिष्ठा है, सम्मान है में उसका फैलाव होता है। तो जो यह बरगद जो है, बरगद की शाखाएं जो है वह घना होती है और इसका फैलाव जो है दूर दूर तक होती है और कुछ इसकी जड़ें जो है वह आकर जमीन में लग जाती है और इसका लगता है कि सपोर्ट जैसा हो जाता है। और इसकी जब धरातल पर जड़ें हम देखेंगे तो इसकी जड़ें जो है दूर दूर तक जाती है और यह जड़ें जो है वह बहुत गहरी जाती है। इसका मतलब है कि हम भी अगर
अपने क्षेत्र में या कोई भी व्यक्ति अगर क्षेत्र में काम करता है तो उसकी यश और कीर्ति जो है वह दूर दूर तक जाती है और उस व्यक्ति को सबल बनाती है, उस व्यक्ति को गौरवान व्यक्ति बनाती है, प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाती है, सम्मानित व्यक्ति बनाती है। तो हमें राष्ट्रीय जो वृक्ष जो है, जो बरगद है, इससे हमें सीख लेनी चाहिए। अगला जो है हमारा राष्ट्रीय फल जो है, राष्ट्रीय फल जिसको अंग्रेजी में हम लोग नेशनल फ्रूट के नाम से जानते हैं, और नेशनल फ्रूट जो है, नेशनल फ्रूट के रूप में हम लोग आम को जानते हैं। आम जो फल है यह भारत के बहुतायत क्षेत्रों में यह पाया जाता है। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आम जो है बहुतायत क्षेत्रों में पाई जाती है। आम का जो फल जो है, इसमें सर्वाधिक विटामिन और भी तत्व पाए जाते हैं, और स्वाद के दृष्टिकोण से भी यह स्वादिष्ट माना जाता है। भारत में अनेकों यहाँ पर शासक आए, और इन शासकों ने आम को खाया, और खाने के बाद भारत की जो आम जो है, इसको अपने ग्रंथों में उन्होंने आम के गुणों के बारे में, आम के स्वाद के बारे में और आम के बारे में उन्होंने चर्चा की, जिसके वजह से हम लोगों ने आम को राष्ट्रीय फल माना। और आम जो है, पटना में जो मालदह जो आम जो है, वह आम जो है वह अच्छा माना जाता है, और उस आम की मांग जो है विदेशों तक उस आम की मांग होती है। तो आम जो है हमारा राष्ट्रीय फल है, और इस फल जो है वह स्वाद के दृष्टिकोण से भी स्वादिष्ट माना जाता है। भारत के सभी क्षेत्रों में होता है, सारे विटामिन पाए जाते हैं, और जो भी विदेशी शासक जो है, उन लोगों ने इस आम के गुणों की चर्चा की। तो चलिए इसी के साथ हम इस कार्य को विराम देंगे, और आपको ये बताएंगे कि इसमें और भी बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक जो हैं, सो और भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं। हमने लिखा है कि आप इंतजार करें, शेष से राष्ट्रीय प्रतीक अगले वीडियो में मैं फिर शूट करूंगा, तो आप तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए चलते चलते हम यही बात कहेंगे कि ये जो टॉपिक जो है वह परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन टॉपिकों का आपको गहन अध्ययन करनी चाहिए। हो सकता है हमने जितनी चीजें आप लोगों को पढ़ाई हैं, बहुत सारी चीजें छूट गई है, तो आपको और सामग्री से भी इसका अध्ययन करनी चाहिए। और साथ ही साथ हम यह बात कहेंगे कि आप जो भी चीज जानते हैं, आप उन चीजों को अपने सहपाठी, अपने गांव जवार, अपने भाई बंधु तक आप उन चीजों की चर्चा करें। हो सकता है कि आप उन चीजों को चर्चा करते समय सही चीजें पा जाए, या आप उन चीजों की जितनी चर्चा करेंगे उसका नॉलेज आपको और बढ़ेगा। तो चलिए इसी के साथ एक बार फिर हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें, और देखने के बाद आप हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब, लाइक और बेल घंटी जरूर बजाएं। तो इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपको शुभकामना।